साहित्यिक सांझ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने फूलचंद मानव जी के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें की, अनछुए पहलुओं को उनसे जाना। आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं और मोहाली में डकौली जो जगह है उनके घर पे हम बैठे हैं। आज हम चर्चा करेंगे उनके साहित्यिक जीवन की कि क्या क्या उनकी प्राप्तियां रही, क्या क्या इस दौरान उनको मुकाबलतन चीज़ों का एहसास हुआ। अनुवाद में उनका एक बड़ा नाम है, उसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत सारे मान सम्मान उनको मिले, इस बारे में बातचीत की जाएगी। तो फूलचंद मानव जी, इस एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। धन्यवाद गुरुमान सिंह जी। मानव जी, ये बताइए कि जैसे आपने अपने जीवन काल के दौरान बताया कि जब बच्चे थे और भजन लिखा करते थे, वो भजन लिखने के बाद कैसे इस मुकाम तक आने का शुरुआत कैसे हुई? हाँ, अध्यात्म या धर्म व्यक्ति को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो बहुत छोटी उम्र में, किशोर अवस्था से भी पहले मुझे सत्संग में जाने का, बैठने का, सुनने का मौका मिलता था। तो कुछ गुणग्राही को हासिल भी होता था, संस्कार भी बनते थे और उन संस्कारों ने सुनने की क्षमता दी, सहने की क्षमता दी और कुछ कहने की क्षमता भी दी जी। कहना आसान है, सुनना मुश्किल। जो व्यक्ति सुन रहा है वो थक जाता है, जो कह रहा है वो नहीं थकता। तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने फिल्मी तर्जों पर भजन लिखे। फिर मेरे अंदर भावना आई कि मैं इनके लिखे हुए भजन सुनाता हूँ, मैं अपने भजन क्यों नहीं जोड़ता। फिल्मी धुनों पर मैंने अपने भजन लिखने शुरू किए। भजनों से मेरे लेखन की शुरुआत हुई। फिर मुझे लगा कि भजन तो भजन है। एक बच्चे को किशोरावस्था में मुझे गीत लिखने चाहिए। मैंने गीत लिखे और मेरे गीत 61-62 तक, 1961 1962 तक हिंदी मिलाप, मास्टर हेड जहाँ होता है हिंदी मिलाप, उसके बराबर छपते थे। सब्जी मंडी नाभा नीचे लिखा होता था, वीर प्रताप में छपते थे। नाभा से मैं भेज देता था, वो छाप देते थे, प्रोत्साहन मिलता था। गीतों के बाद लगा कि मेरा पाठक थोड़ा सशक्त हुआ। मैं सरिता, मुक्ता या धार्मिक पत्रिकाएं, जैन भारती, अनुव्रत वगैरह पढ़ता था। वहां से कविता की सूझबूझ होने लगी तो मैंने कविता लिखनी शुरू कर दी। भजन, गीत और कविता। और भजन भी छपे, गीत भी छपे, कविताएं भी छपी। और ये लगने लगा कि गीत, भजन और कविता के बाद मुझे गद्य लिखना चाहिए। तो मैं कहानी लिखने लगा, आलोचना करने लगा, शोध करने लगा। ये क्रमिक विकास चलता रहा, अनुवाद सहित। जीवन के किस पड़ाव पे आके पहली जो किताब कविताओं की आपकी छपी? 1976 मेरी पोस्टिंग बठिंडा में थी, राजेंद्र गवर्नमेंट कॉलेज में। मैंने ज्वाइन ही किया था। जब मैं चंडीगढ़ में ही था, उन दिनों पराग प्रकाशन बहुत अच्छा उभरता हुआ नया प्रकाशक था। पराग प्रकाशन, कन्हैयालाल नंदन, दिव्य रमेश, ऐसे लोगों की किताबें वहां से छप रही थी। तो मेरे मन में भी होड़ आई कि भाई मैं क्यों नहीं छप सकता, मेरी किताब क्यों नहीं। आदमी चाहे तो क्या नहीं हो सकता, चाहत पे निर्भर करता है। मैंने पांडुलिपि तैयार की। श्री कृष्ण उसके मालिक होते थे पराग प्रकाशन, उनको भेज दी। मैं कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं। उन्होंने पढ़कर मुझे अनुबंध पत्र भेजा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, 10% रॉयल्टी,
आज भी मेरे पास वो सुरक्षित है, 1976 का। और बठिंडा में ही मैं था जब एक ही जगह मेरी कविताओं का पहला संग्रह छपकर आया, और सुरजीत सिंह भाटिया हमारे प्रिंसिपल की अध्यक्षता में विजय एस धीर ने, नथुराम खत्री ने और पीसी गर्ग ने, मेरे दोस्तों ने उस किताब पर गोष्ठी की, और उसमें शिरकत करने के लिए चंडीगढ़ से, मोहाली से भी कुछ दोस्त आए थे। ये मेरी पहली किताब की कथा है, एक ही जगह कविता संग्रह। अभी तक कितने कविता संग्रह आपके? मेरे हिंदी में 4 कविता संग्रह छपे हैं, 5वें पर मैं काम कर चुका हूँ, लगभग तैयार है, लेकिन स्वास्थ्य उस तरह से सहयोग नहीं कर पा रहा। कोई लाचारी नहीं, कोई विवशता नहीं, छप जाए तो भी ठीक है, ना छपे तब भी ठीक है। एक गीत मौसम, कमजोर कठोर सपने, आई नई धरवी हैं, और एक ही जगह, ये 4 मेरे कविता संग्रह हिंदी में समय समय पर छपे और अच्छे प्रकाशकों से छपे। गद्य लेखन की जो शुरुआत हुई वो किस ढंग से हुई? फिर मैं कहानियां पढ़ता था, आलोचना भी पढ़ने लगा था। जब प्रभाकर हुआ, सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली शरणगुप्त को, महादेवी वर्मा को पढ़ा, इनका गद्य भी पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये लोग कैसे लिखते होंगे गद्य। गीत मैं लिख लेता हूँ, भजन मैंने लिखे, कविताएं भी लिखता हूँ, मुझे लिखना चाहिए। तो मैंने मिलाप प्रताप को अपनी कहानियां भेजनी शुरू कर दी। खोखली नींवें मेरी पहली कहानी थी, लगभग 63 में लिखी गई और छपी। दूसरी तीसरी कहानी को वीर प्रताप ने फर्स्ट प्राइज दिया कंपटीशन में। वाह। विजय सहगल दैनिक ट्रिब्यून के संपादक थे, रहे, पहले सहायक संपादक थे, उनकी कहानी सेकंड आई थी और मेरी कहानी फर्स्ट थी। तो हौसला बढ़ा, वीर प्रताप, मिलाप और अन्य पत्रिकाएं, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत, धर्मयुग तक। 13 सितंबर 1970 के धर्मयुग में मेरी पहली कहानी छपी। और धर्मयुग में कहानी छपना एक कहानीकार के लिए कपाट खुलने जैसा है। एन बोरा साहब ने उसको पढ़ा था और अन्य दोस्तों ने पढ़ा। उसका अनुवाद भी हुआ कुछ भाषाओं में। जो उनकी लिपि, उनका स्क्रिप्ट मैं नहीं पढ़ सकता था, कुमार विकल के पास में जाता था। कुमार विकल मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाते थे 17 सेक्टर, वहाँ किसी बहरे को बुलाते थे, बालम इधर आओ, और बालम उस मलयालम की पत्रिका को खोलकर जब बताता था कि फूलचंद मानम कहाँ लिखा है, इलस्ट्रेशन से मुझे समझ आती थी ये मेरी कहानी जी रहे। आपकी कहानियों के जो पात्र वो किस परिवेश से आते हैं? देखिए, लेखक मैं हूं या कोई और, आप बड़े या छोटे, लगभग वो आत्मकथाएं ही लिख रहे होते हैं कहानियों के माध्यम से, शुरू से ऑटोबायोग्राफिकल। वो कभी पात्रों के नाम बदल जाते हैं, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में, मैं शैली में, लेकिन होता व्यक्ति अपने आसपास से, ये अपने परिवार से, सामने वाले से, पड़ोस से, और उनको वो जी रहा होता है। पात्रों को डील करना बड़ा मुश्किल है। जिसको हमने शुरू कर दिया नायिका के तौर पर, खलनायक के तौर पर, उसको निभाना मुश्किल हो जाता है, डील करना मुश्किल हो जाता है, ट्रीटमेंट देना मुश्किल हो जाता है। उसका जो नक्शे हमने बनाना शुरू किया है, एकाग्रचित्त रहने की जरूरत पड़ती है कहानी में, खास तौर पर। कविता में भी होता है मुहावरा बनाना, लेकिन कहानियों में पात्रों को मैंने अपने परिवेश से, अपने परिवार से, अपने गली मोहल्ले से, अपने दफ्तर से उठाया और संभाला है। त्रिलोक सिंह सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, उद्योग निदेशालय, 17 सेक्टर, 22 सेक्टर, मेरी कहानियों में पात्र की तरह आए हैं चंडीगढ़ के। हिंदी की बहुत सारी मैंने रचनाएं पढ़ी, तो देखने में लग रहा है कि कथा रस आज की कहानियों में नहीं है। क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? सैनी साहब, 2 बातें हैं। टेल टेलिंग इज एन आर्ट, कथानक कहना, कहानी सुनाते रहना,
ये तो किस्सा काम में भी हुआ, ये था वो था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जब उसमें शैली आ जाती है, शिल्प आ जाता है, मुहावरा आ जाता है और लेखक की एक क्राफ्ट्समैनशिप आ जाती है, तो कहानी इस तरह की हो जाती है कि वो जब एक को नीरस लगती है तो कई लोगों को सरस भी लग सकती है, और एक को सरस लगती है तो अनेक उसको उपेक्षित भी कर सकते हैं। तो ये पत्रिकाओं पर, लेखकों पर, वातावरण पर निर्भर करता है कि किस मानसिकता में मैं लिख पा रहा हूं, किन पाठकों के लिए लिख पा रहा हूं, और उसको सही तौर पर मैं कहां किस मंच पर देना चाहता हूं, ये डिपेंड करता है। लेखकों को नहीं पता होता कि सारिका में कौन सी रचना जाएगी, सरिता में कौन सी रचना जाएगी। वो सरिता वाली सारिका को भेज देंगे, सारिका वाली सरिता को भेज देते थे, और दोनों नहीं छपती थी। ना सिर्फ आपने कहानियाँ लिखी, तो अनुवाद में बहुत सारा फूलचंद का नाम चलता है। क्या परिस्थितियाँ रही कि अपने रचना कर्म के साथ साथ आपने अनुवाद पे काम करना शुरू किया? गुरमान भाई, मेरी मातृभाषा तो पंजाबी है, लेकिन आजीविका का साधन और माध्यम सारी उम्र हिंदी रहा। पढ़ाई पंजाबी में भी की, एमए हिंदी में भी की। मुझे लगा कि पंजाबी का लेखन जो हिंदी में आ रहा है वो कुछ ऐसे बड़े नामों का है, दुग्गल साहब, अमृता प्रीतम, महेंद्र सिंह सरना, जो अपनी हैसियत के माध्यम से भी शायद छप रहे होंगे बड़ी पत्रिकाओं में, छोटी नए लेखक, नया लेखन जब कहीं लिखता है उसका नोटिस इसलिए नहीं लिया जाता कि उन्होंने नाम ही नहीं सुना होता लेखक का। जगजीत बराड़ मेरा परिचित नाम है, जिनका उपन्यास धूप दरिया दी दोस्ती, धूप और दरिया, मैंने अनुवाद किया था पंजाबी में। उपन्यास अनुवाद करना एक चुनौती है। धूप और दरिया अनुवाद करके हिंदी में धर्मयुग को भेजा, सारिका को भी भेजा, टंकित प्रतियां जाती थी उन दिनों टाइप की हुई, और भारतीय ज्ञानपीठ को भी भेजा, तीनों जगह चली गई। धर्मयुग वालों ने कहा कि मानव हम इस उपन्यासिका को इसलिए छापना चाहेंगे कि इसमें नवलेखन है, नवीनता है, टटकापन है, ताजगी है, जो पंजाबी के लेखन में प्राय अभाव है, नहीं मिलता। मेरा हौसला बढ़ा कि मेरा चुनाव यूं ही नहीं गया। लेकिन धर्मयुग संपादक धर्मवीर भारती ने लिखा कि इसको मैं 6 महीने बाद शेड्यूल कर पाऊंगा 2-3 किश्तों में, क्योंकि अभी हमने पहले शेड्यूल किया हुआ काम निकालना है जो ऑलरेडी स्वीकृत है। कमलेश्वर जी का पोस्ट कार्ड आया कि मानव ये उपन्यास इतना मुझे भाया है कि मैं इसको 1 ही अंक में सारिका का देना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, सारिका के 1 अंक में धूप और दरिया का आ जाना। लेकिन कमलेश्वर ने लिखा कि 1 साल तक तो हमारे पास बुकिंग है उपन्यासों की, समय समय पर भारतीय भाषाओं का साहित्य हम देते हैं, कभी कन्नड़ का, मलयालम का, मराठी का, बंगाली का, तो हिंदी को भी हम शेड्यूल कर सकते हैं। अब मेरे लिए एक उम्र होती है जब आदमी में पेशेंस नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती, इतना इंतजार नहीं सहन कर सकता। मेरी उम्र भी ऐसी थी उस समय। तो मुझे ज्ञानपीठ के लक्ष्मीचंद जैन की चिट्ठी आई। उन दिनों लक्ष्मीचंद्र जैन और भारतीय ज्ञानपीठ कलकत्ता में हुआ करता था। दुर्गा कुंड वाराणसी से इनकी पत्रिका छपकर आती थी, ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय नहीं, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय में 1965-66 में मैं रमेश बख्शी के संपादन में छपा हूं अपनी कहानियों के आधार पर। तो मेरे नाम से लक्ष्मीचंद्र जैन, जगदीश जी परिचित थे जो संपादन का कार्य देखते थे। उन्होंने इस उपन्यास को पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, 2 बार पढ़ा, और मुझे कहा कि आप मूल लेखक की सहमति, उनका परिचय और उनका चित्र अगर भिजवा सकें तो हम इसको पुस्तकाकार छापना चाहेंगे। मेरे हर्षातिरेक की सीमा नहीं रही। भारतीय ज्ञानपीठ मेरे पहले अनुवाद को पुस्तकाकार छाप रहे। उन दिनों कागज का अभाव था, महंगा हो रहा था, मुश्किल से मिलता था, लेकिन ज्ञानपीठ के पास तो सारे साधन हैं।
तो बारीक बारीक करके जो किताब छपती थी, और छोटे आकार में, अब तो किताब बड़ी हो दिमाई है, ये है, वो है, आती है, लेकिन ज्ञानपीठ से छपी और मेरा हौसला बढ़ा। फिर मुझे ये याद आया कि हिंदी के लेखक जितना बढ़िया लिख रहे हैं, मोहन राकेश है, निर्मल वर्मा है, धर्मवीर भारती है, रमेश बख्शी है, इनको इसलिए पंजाबी में करके दूं कि पंजाबी का पाठक इन कहानियों को पढ़ सकें। वो सिर्फ पंजाबी ही पढ़ते हैं, हिंदी या अंग्रेजी के अनुवाद पढ़ने की उनमें उमंग नहीं है, चाह नहीं है, इच्छा नहीं है। तो मैंने आरसी में, प्रीत लड़ी में, नागमणि में और ऐसी पत्रिकाओं में अनुवाद छपवाने की कोशिश की। काली लकीर एक कहानी देवकी अग्रवाल की गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी के संपादन में प्रीत नगर से छपी थी। प्रीत लड़ी में बड़ा हौसला मिला, प्रीत लड़ी का एक नाम हुआ करता था उस युग में। वही कहानी फिर 5 जगह और पत्रिकाओं में भी स्थान पा गई, वहीं से लेकर। मेरे लिए इससे बड़ा हौसला क्या हो सकता था। पापा प्रीतम सिंह ने आरसी में मेरे अनुवाद छपवाए कहकर कि मुझे कोई कहानी दीजिए। अमृता प्रीतम कई बार हिंदी की अच्छी पत्रिकाओं से कथाओं के पन्ने फाड़कर मराठी की कहानियां, गुजराती की कहानियां इसलिए भेज देती थी कि मानव जी इनका अनुवाद करके आप भेजेंगे। मेरा हौसला और बढ़ता था कि अमृता प्रीतम मुझसे अनुवाद करवा रही हैं। मैंने अनुवाद उन कहानियों का भी किया। कई बार ऐसा होता था कि अमृता प्रीतम की भेजी हुई बढ़िया कहानी मुझे पसंद नहीं आती थी। मेरी अपनी पसंद है, अमृता जी की अपनी पसंद थी। मैं उसी लेखक की, उसी रचनाकार की कोई और कहानी किसी और पत्रिका से खोजता था, उसको अनुवाद करके अमृता जी की भेजी हुई कहानी के साथ लौटा देता था और अमृता प्रीतम उनको खुशी से छाप देती थी। और मैं जब दिल्ली होकर आता था तो मुझे कुछ किताबें भेंट करती थी, प्यार से देती थी कि तुम्हारा अफजाना है ये। अमृता प्रीतम किसी को 1 अंक भी नागमणि का नहीं बेचती थी, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी 1 रुपए कीमत होती थी, खरीदेते थे लोग। इस तरह मैंने पंजाबी में अनुवाद करना शुरू किया। दर्शक साहित्य सांझ के ये जानना चाहेंगे कि आप हिंदी में भी पारंगत हैं, पंजाबी में भी पारंगत हैं। दोनों भाषाओं में पारंगत होने के बाद भी क्या अनुवाद को सीखना, उसका ट्रेनिंग लेना कितना ज़रूरी है? देखिए, 2 बातें हैं। हर कोई ना तो अनुवादक हो सकता है, ना अनुवादक कहलाना पसंद करता है। एक दौर में मेरी छाप महज अनुवादक के तौर पर होकर रह गई। एक नवोदित बेचारी लेखिका ने मेरा परिचय करवाया, मीट माई ट्रांसलेटर फूलचंद मानव। मैं हक्का बक्का रह गया कि क्या तुम्हारी औकात यही है? उस बेचारी ने कभी ना मेरी कविता पढ़ी थी हिंदी में, ना मेरी कहानी पढ़ी थी, ना वो मेरे बारे में इतना जानती थी। सिर्फ मेरे से गलती ये हो गई कि उनकी कविता अनुवाद करके मैंने बंबई के नवभर टाइम्स में छपाई थी। दिल्ली से नवभर छपता था, बंबई से भी छपता था, और धर्माधिकारी उन दिनों संपादक होते थे। उन्होंने कहानी छापी, कटिंग भेजी और मानदेय भी भेजा। अखबार से मानदेय मिलता था, पारिश्रमिक मिलता। अनुवादक होने के लिए लगन चाहिए, पाठक की सहनशीलता चाहिए। आदमी पत्रिकाएं या किताबें खरीदता हो, लगन से उनको पढ़ पाता हो, उसके अंदर से प्रेरणा आए कि काश ये दूसरी तीसरी भाषा के पाठक भी इनको पढ़ पाएं, एंजॉय कर पाएं, तब कोई अनुवाद दे सकता है और कर सकता है। और मैं इस प्रक्रिया में से गुजरता रहा हूं। क्या एक पाठक के लिए, पाठक जो एक लेखक भी हो, रचनाएं भी खींच लेती हैं कि हाँ मेरा अनुवाद करे? अक्सर कई बार लेखक का नाम खींचता है, हम उसकी बेहतर कहानी की तलाश में रहते हैं। हर अनुवादक बड़े से बड़े लेखक का अनुवाद करना चाहेगा और चाहिए भी। अज्ञे, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता,
ज्ञानपीठ विजेता रहे हैं, इनकी कविताएं मुझे पंजाबी में अनुवाद करने का सौभाग्य मिला। इनसे सहमति और अनुमति पाकर, प्राय बड़े लेखक अनुवाद में सहमति नहीं देते। हरिभजन सिंह की कविताएं मैं हिंदी में अनुवाद करता था, दिल्ली के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे। अमृता प्रीतम की भी कभी कभी की, तो इन लोगों से भी सहमति प्राप्त की। लेकिन कविता का अनुवाद सबसे कठिन कहलाता है और नाटक का अनुवाद भी उतना ही कठिन है। कहानी उपन्यास आदमी सहज भाव से कर जाता है, लेकिन उसके लिए भी पारंगत, मुहावरा, ट्रेनिंग चाहिए, मुश्किल काम है। जैसे आपने पहले बताया भी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बहुत से लोगों को लगता है कि फूलचंद मानव तो पंजाबी के राइटर हैं, जिन्होंने आपकी दूसरी कहानियाँ चाहे वो ट्रांसलेट की हुई हैं, वो पढ़ी हैं, वो मानते हैं कि फूलचंद मानव तो हिंदी के राइटर हैं। आपकी क्या स्थिति रही दोनों स्थितियों में, क्या महसूस किया? ये विडंबना है समाज की, पाठक संसार की, श्रोताओं की और लेखकों की भी। मैं देवेंद्र सत्यार्थी का नाम कोट करना चाहूँगा। मुझे बहुत प्रेम करते थे, मेरे घर भी आया करते थे, ठहरते थे। मैं भी दिल्ली जाकर उनके पास ठहरता था। ना हिंदी वालों ने उन्हें स्वीकार किया, ना पंजाबी वालों ने उन्हें स्वीकार किया, और उनकी महिमा का बखान जरूर करते रहे। उनको साहित्य अकादमी का इनाम नहीं मिला, साहित्य अकादमी की फेलोशिप मिली। पंजाबी में भी नहीं मिला, हिंदी में भी लिखते थे। देवेंद्र सत्यार्थी कितना बड़ा नाम, एक युग का नाम हुआ करता है देवेंद्र सत्यार्थी। तो जब उनके साथ ये हुआ, मुझे भी लोगों ने मजाक करना शुरू किया, ये तो अनुवादक है। ये उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने कभी पढ़ा ना हो, जिन्होंने कभी साहित्य खरीदा ना हो, जिनकी जानकारी औनी पौनी बौनी हो। अगर किसी ने पढ़ा है, मैं जानता हूं कि गुरमान सैनी गज़ल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो मेरे सामने गुरमान सैनी के तीनों रूप हैं और इन्होंने अपने जीवन में संस्मरण में लिखते हैं। मैं जानता हूं, मैं जब भी किसी को परिचय दूंगा तो पूरा दूंगा, आधा दूरा नहीं दूंगा। एक वाक्य सुनाता हूं, उल्लेखनीय है जी। एक बेचारे कवि की, पंजाबी वाले की कविता अनुवाद करके 9 पंजाबी कविताओं के साथ 9 कवियों की अलग अलग कविताएं अनुवाद करके धर्मियों को भेजी। 9 की 9 स्वीकार हो गई, 9 की 9 छपी धर्मयुग में, 2 पन्नों में सेंट्रल सबराइड के साथ। मैं तो गदगद था। धर्मयुग में 9 कवि पंजाबी के मेरे द्वारा अनुदित छप सकते हैं। कहीं फूलचंद मानव लिखा हुआ था, कहीं फूच मां लिखा हुआ था, कहीं सिर्फ मानव लिखा। ये संपादकीय व्यवस्था कहलाती है। तो उस बेचारे कवि ने, जिनका मैं नामोल्लेख नहीं करना चाहूंगा, किसी दूसरे कवि से पूछा कि भाई आपको धर्मयुग से कितने का चेक आया है? उन्होंने बता दिया कि मुझे इतने का आया है। वो धर्मयुग मान दे दिया करता था, मूल लेखक को भी, अनुवादक को भी। किसी और से पूछा, उसने भी बताया। तो उसको लगा कि भाई मेरी तो हतक हो गई, मुझे इतने पैसे नहीं मिले। जबकि धर्मयुग या संपादक रचनाकारों को जानता पहचानता भी है, लेकिन अनुवादक उनकी सही पहचान करवाते हैं कि इनकी स्टैंडिंग हमारी भाषा में क्या है। तो वो जगतार थे या हरिभजन सिंह या हरिनाम, उनकी कविताएं जब छपती थी तो अच्छा मान दे पाती ही थी, और पाना भी चाहिए था उनको। उसने धर्मवीर भारती को खत लिखा कि मानव ने मेरे से सहमति नहीं ली, अनुवाद करने की आज्ञा नहीं ली, जबकि मेरी फाइल में उनकी सहमति लगी हुई थी। अब पंजाबी का कवि होशियारी कर रहा है, चतुर सिद्ध होना चाहता है। वो चिट्ठी मुझे भेज दी, लिफाफे का जमाना था, एनवेलप में मेरे पास चिट्ठी आई, मैंने फाइल से वो निकाली, धर्मवीर भारती को भेज दी। उन्होंने उस कवि को ब्लैक लिस्ट कर दिया और मैंने उसके बाद उनको अनुवाद करना छोड़ दिया। तो ये विडंबना है हमारे समाज की, हमारे लेखन की। मानव जी, ये बताइए कि एक अनुवादक को ऐसी परिस्थितियों में किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए?
भाषा का मुहावरा जो लोग नहीं समझते, मुहावरा इडियम्स नहीं होते, कहावतें नहीं होती, मुहावरा उसका फ्लो है, उसका प्रवाह है। पंजाबी भाषा कैसे चल रही है, अंग्रेजी भाषा कैसी आ रही है, रशियन, जर्मन, फ्रेंच किस तरह की है, जापानी कैसी है, हिंदी कैसी है, उसके मुताबिक जो मानक लेखन है, और बड़े बड़े लेखकों के अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी में अनुवाद छपे हैं, वो तब छपते हैं जब उनका हिंदी में मुहावरा आ जाता है अनुवाद का। तो पहली बात तो यह है कि अनुवादक विपुल पठनीय हो, पर्याप्त उसने पढ़ा हुआ हो, ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छा, बुरे से बदतर भी। बुरा पढ़ेगा तो उसको अच्छे की पहचान होगी, जिसने पढ़ा ही नहीं उसको क्या पता है। तो कई बार ओबलाइज कर, मेरे को भी ये मौके मिले कई बार, पंजाबी के लेखकों ने, कवियों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मानव जी मेरा भी एक पन्ना धर्मयुग में छुपा दीजिए कविताओं का। तो मैं फूल कर कुप्पा तो हो जाता था, लेकिन उनको कहता था कि मेरा काम धर्मयुग में भेजना है, छापना या छपवाना तो धर्मयुग का काम है, एडिटर का काम है। तो अनुवाद का मुहावरा, उसकी रवानगी और प्रवाह, और हिंदी के पाठकों के लिए उसकी अनुकूलता। मलयालम भाषी पात्र उनके अपने होते हैं, जिनके पात्रों के नाम हमारे लिए बड़े अद्भुत लगते हैं। पंजाब के सिंह और कौर को साउथ इंडियन कम पहचानते हैं। महिलाओं को कौर लिखा जाता है, पुरुषों को सिंह लिखा जाता है, लेकिन अनुवाद के लिए आवश्यक है वफादारी, फेथफुलनेस। इत्र की एक शीशी में इत्र है, वो शीशी खोल दो तो उसकी खुशबू आती है, और जब बंद है तब उसमें खुशबू है, जब खुल गई तब भी खुशबू है। तो अनुवाद में यदि मूल लेखक की और लेखन की खुशबू है तो वो अच्छा अनुवाद है मेरे लिए। अभी तक किन किन भाषाओं का आपने अनुवाद किया है? चाहे वो फ्रेंच से हिंदी में आई, रशियन से हिंदी में आई, उसका फिर पंजाबी में किया, या पंजाबी से हिंदी में किया, किन किन भाषाओं का अनुवाद किया आपने? मैं किसी विदेशी भाषा को नहीं पढ़ सकता। मैं अंग्रेजी में भी कम पाठक रहा हूँ, लेकिन विदेशी भाषाओं का और अंग्रेजी का जो अनुवाद मैंने हिंदी माध्यम से या पंजाबी माध्यम से पढ़ा, उनमें से जो मुझे अच्छे से अच्छा लगा उसको मैंने छोड़ने की कोशिश इसलिए नहीं की कि भाई इससे हमारी भाषा आगे जा रही है। चाहे वो पंजाबी भाषा हो, मेरी मातृभाषा, चाहे वो हमारी नेशनल लैंग्वेज हो हिंदी। हिंदी का लेखन जब पंजाबी में आता है तो यदि सजग पाठक है पंजाबी का, उसकी आंखें खुलती हैं कि ये क्या लिखा गया है। अब ये अलग बात है कि आज तो पाठक ही नहीं रहे, आज तो खरीदार ही नहीं रहे, वो एक दूसरे का चेहरा देखकर लिखते और छपते हैं। एक बड़ा अच्छा, बहुत मशहूर काम किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, इसका फंक्शन हुआ था, मेरे याद आता है। 20वीं सदी का जो पंजाबी साहित्य है उसका, और प्रोफेसर योगेश्वर कौर ने अनुवाद किया। ये कैसे बन पड़ा, कैसे अनुवाद होना आप तक पहुंचा? जब मैं उद्योग निदेशालय पंजाब से पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक बोर्ड में बतौर सहायक संपादक आ गया, लगभग 1991 की बात है, तो मुझे वहाँ पंजाबी की पुस्तकें जो पंजाबी में अनुदित होकर आती थी, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री है, चाहे वो भूगोल है, चाहे वो अर्थशास्त्र है, उनकी पांडुलिपियों को, उनके खरड़ों को पढ़ने, जांचने और वेटिंग करने का मौका मिलता था। मेरी आंखें खुलती थी। वो सब्जेक्ट मैंने कभी पढ़े नहीं थे, लेकिन पंजाबी उनकी एक जैसी रहे, क्योंकि भारत सरकार की एक स्कीम थी मीडियम स्विच ओवर, कि पंजाब में इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्निकल जितने सब्जेक्ट हैं उनको अंग्रेजी के माध्यम से ना पढ़कर पंजाबी के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया जाए। ये कितनी सफल हुई योजना, ये अलग बात है। मैंने यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक बोर्ड में लगभग 27 किताबों का संपादन किया, छपा, संशोधन किया, और उन पर मेरा क्रेडिट भी है। अब मैथमेटिक्स या ट्रिग्नोमेट्री मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मेरे से अनुवाद नहीं, संपादन और वेटिंग, संशोधन डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह ने करवाया और मुझे करके खुशी हुई। अभी तक
एक आपने नावल का अनुवाद किया जो बड़ा मशहूर हुआ, उसके बारे में आप बताइए, जिसका आपको नेशनल अवार्ड भी मिला। बलदेव सिंह सड़कनामा सुपरिचित नाम है। ये मेरे से अनुवाद करवाना चाहते थे। जो आदमी चाहता है उसकी इच्छा पूर्ति भी अनुवादक अपनी शर्तों पर करना चाहेगा। जी। मित्र सेन मीत ने भी यही किया कौरव सभा के लिए। तो मैं बिना मानदेय के अनुवाद नहीं करता था। मुझे बलदेव सिंह ने भी एक राशि दी, मुझे मित्र सेन मीत ने भी एक राशि दी। अब उसके बाद हर मूल लेखक ये चाहता है कि मेरी कृति, मेरी रचना हिंदी में अनुवाद होकर अच्छे से अच्छे प्रकाशक से छपे। राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, भारतीय ज्ञानपीठ सर्वोत्तम प्रकाशकों में से गिने जाते हैं। तो मेरा संपर्क धूप और दरिया के माध्यम से ज्ञानोदय वाले, नया ज्ञानोदय वाले, भारतीय ज्ञानपीठ से था। और उन दिनों भारतीय ज्ञानपीठ कलकत्ता से दिल्ली में आ चुका था। तो ज्ञानपीठ वाले कभी कभी मेरे से पूछते थे कि हिंदी पंजाबी के 5 श्रेष्ठ उपन्यासकार और उपन्यास बताओ। अब मेरे लिए सम्मान की बात थी, वो मुझे पूछ रहे हैं, मुझे पाठक मानते हैं पंजाबी का। मैं उनको 5 उपन्यासों के नाम बता देता था, 1 2 3 4 5। वो पूछते थे कि इनमें से तुम किसका अनुवाद करके दे सकते हो। मेरे पास ये पांडुलिपियां तो तैयार थी। मैंने कहा जी एक कौरव सभा है, एक बलदेव सिंह का है अन्नदाता। तो अन्नदाता को ज्ञानपीठ ने छापा, कौरव सभा को भी छापा। बलदेव सिंह सड़कनामा पर मुझे साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली का रविंद्र भवन वाली अकादमी का, लोग अकादमी और अकादमी को एक मानते हैं। अकादमियां स्टेट की हैं, पंजाब की, हरियाणा की, केरल की, बिहार की, मध्य प्रदेश। अकादमी नेशनल एक है। उन्होंने मुझे सम्मानित किया, पुरस्कृत किया। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी उन दिनों अध्यक्ष थे। और अनुवाद के पुरस्कार की एक प्रक्रिया कहलाती है। पहले 70-80 किताबें उनके पास जाती हैं, फिर उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, 12-14 नाम रह जाते हैं। फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करवाकर 3 किताबें रह जाती हैं, फिर 3 की टक्कर होती है आपस में, फिर एक किताब सामने आती है। तो मेरी किताब के जो निर्णायक थे उनमें से 2 ने मेरे हक में रिपोर्ट दी। एक जो मेरे शहर के ही निर्णायक थे, उन्होंने मेरे खिलाफ वोट ऑफ डिसेंट लिखा। शायद ईर्ष्यावश या उनको नहीं अच्छा लगा होगा, ये मुझे बाद में पता चला। तो जब मुझे भारतीय साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार मिला, मुझे अच्छा लगा कि मेरा दायित्व तो बड़ा है, काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और मैं अब अच्छे काम कर सकूंगा। तो इस तरह से समय समय पर प्रभात प्रकाशन ने, भारतीय ज्ञानपीठ ने, शिल्पायन ने और अन्य प्रकाशकों ने भी मेरे से पंजाबी की श्रेष्ठ कहानियों के संकलन तैयार करवाए। चयन, अनुवाद और संपादन फूलचंद मानव। भारतीय ज्ञानपीठ और वाणी प्रकाशन से किताबें छपी हैं अनुवाद की। भारतीय ज्ञानपीठ से तो छपी ही हैं, प्रभात प्रकाशन से भी छपी हैं। और ये सिलसिला जारी है जब तक मेरे में काम करने की क्षमता है। मानव जी, दर्शकों की तालियां एक कलाकार के लिए बहुत मायने रखती हैं, उत्साह बढ़ाती हैं, और एक लेखक के लिए उसके किए हुए काम की जो प्रगति है इस बात पे निर्भर है कि उसको क्या क्या इनाम मिले। आपको स्टेट के भी इनाम मिले और केंद्र से भी नेशनल लेवल के पुरस्कार देके आपको सम्मानित किया गया। कौन कौन से ऐसे इनाम हैं जिनको आप अपनी रचना में उत्साह के लिए सहायक मानते हैं? मैं दोस्त पंजाब का हिंदी लेखक हूँ, अनुवादक भी मानता हूँ अपने आप को, कवि हूँ, कहानीकार हूँ, आलोचक भी थोड़ा बहुत माना जाता हूँ और शोध कार्य भी किया है। लेकिन पंजाब में हिंदी लेखकों की उपेक्षा थी, उपेक्षा है और उपेक्षा रहेगी भी।
उसके दीगर कारण हैं। निर्णायक मंडल के लोग जो हैं वो वाइस्ड कहलाते हैं सम टाइम, हर वक्त नहीं। तो हमारे यहाँ आज तो मेरे तेर की इतनी प्रवृत्ति आ गई कि जिसको मैं जानता हूँ वही लेखक है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं, मूल्यांकन नहीं करते। तो मुझे 1989 में 1989 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने सौहार्द सम्मान देकर, ये काली प्लेट है जी, 50,000 का 10,000 का इनाम दिया था 1989 में। 10,000 जो आज सौहार्द सम्मान 2 लाख का हो गया है कहलाता है। तो मुझे तो उसी समय 2 लाख का था 1989 में। फिर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से कमजोर कठोर सपने, मेरी तीसरे कविता संग्रह पर श्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दिया, जो 50,000 का था। तो मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी के कानों में डाला कि 50,000 से क्या होता है। मैंने कहा पुरस्कार लेते हुए, जोशी जी मालिक थे उस समय इस विभाग के, उन्होंने बाद में अध्यक्षीय भाषण में ये घोषणा की कि अगले साल से यह पुरस्कार 1 लाख रुपए का हो जाएगा। अब ये किसी मंत्री के, महामंत्री के, प्राइम मिनिस्टर के कानों तक ये बात पहुंचाना एक जरूरत का काम होता है। मैं कह सकता हूं, बोलता हूं, मुखर हूं। इसी तरह से 2006 में 2006, 89, 2003 और 2006 में भाषा विभाग पंजाब में शिरोमणि साहित्यकार का मेरे नाम का घोषित किया पुरस्कार। 1 लाख रुपए का था। ये नेम प्लेट लगी हुई है काली सफ़ेद। तो उस समय भी मुझे खुशी हुई, मेरे अड़ोस पड़ोस को भी खुशी हुई, क्योंकि वो नेशनल प्राइज को नहीं पहचानते थे, स्टेट लेवल को वो रिकॉग्नाइज करते थे। मेरा अड़ोस पड़ोस, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर। और अखबारों में जब खबर छपती है, फोटो छपती है, तब तो आदमी की हवा ही बदल जाती है। बधाइयाँ नहीं शुरू हो जाती हैं, चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, फ़ोन आते हैं। तो ये सारा कुछ आदमी को ज़मीन से जुड़ा नहीं रखता, थोड़ा ऊपर हो जाता है।